तो अगर हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से। तो कुछ बातें हैं जो आज आपको समझनी चाहिए कि आईएएस की जर्नी में इकोनॉमी को हम कैसे लेकर के चलें। आईएएस की जर्नी में हम मुख्य परीक्षा को लेकर के इकोनॉमी को पढ़ें या प्रारंभिक परीक्षा को लेकर इकोनॉमी पढ़ें, और इकोनॉमी एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट तो है। बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि इकोनॉमी तो करंट का पार्ट है, और यकीन मानिए जब मैं भी तैयारी करता था तो लोग कहा करते थे कि प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लीजिए, इकोनॉमी वहीं से कवर हो जाएगा। और यकीन मानिए अब आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण या किसी इस तरीके की चिटपुटिया मैगजीन से पढ़ना शुरू किया इकोनॉमी को, तो शायद आप तथ्य रट लें, फैक्ट्स आपको आ जाएं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है, आईएएस के पेपर का जो स्टैंडर्ड है, उससे आप बहुत दूर चले जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स तो कहते भी हैं कि सर अगर मैंने इकोनॉमी ढंग से पढ़ ली होती, जो लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं हर साल प्रीलिम्स में, और जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमी से लगभग 10 से 12 सवाल आते हैं, ये तो तय बात है। तो अगर हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी को दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम जीएस थर्ड पेपर में एक मेजर सेगमेंट के रूप में देखते हैं, मेजर सेगमेंट। और फिर हम पीटी में यानी प्रारंभिक परीक्षा में हम देखते हैं कि कम से कम 20 से 25 सवाल आते ही आते हैं, यानी करंट, इकोनॉमी और इकोनॉमी को लेकर के। तो इकोनॉमी की समझ गड़बड़ कहाँ होती है, कहाँ हमें लगता है इकोनॉमी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी है, और जाहिर सी बात है जो टेक्निकल होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा ही होगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जिसको हम ब्लंडर कहते हैं, कहाँ पर होता है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो सबसे बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट से, वो सीधे इकोनॉमी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो सीधे इकोनॉमी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये ब्लंडर है। उन्हें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, यानी अर्थशास्त्र। जब तक आप अर्थशास्त्र नहीं जानेंगे आपको अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अर्थशास्त्र पढ़ाएगा कौन। अर्थशास्त्र वही पढ़ा पाएगा ना जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, जिसका इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल होगा, जिसने इकोनॉमिक्स पे अच्छा रिसर्च किया होगा, वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा पाएगा। वरना जो सिर्फ इकोनॉमी ही पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी विषय ऐसे अध्यापक से पढ़िए जिसका एप्लीकेशन के पहले थॉट पर कमांड हो। तो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका कोर है। इकोनॉमी क्या है, उसका एप्लीकेशन है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो अर्थशास्त्र बड़ा है। अच्छा, ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और शायद वो भूल जाते हैं कि आईएएस के सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है। आईएएस के सिलेबस में इकोनॉमी है, एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं बोलता कोई, इकोनॉमी नहीं बोलता, इकोनॉमिक्स बोलता है अमूमन। अब शायद धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी बोलने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिक्स ही बोलते थे। तो जब मैं तैयारी करता था लोग यही कहते चलो इकोनॉमिक्स पढ़कर आते हैं। तो ब्लंडर क्या है, क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स नहीं। जबकि पढ़ना क्या चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। पहले इकोनॉमिक्स सीखिए, फिर आप उसके एप्लीकेशन को सीख पाएंगे। तो आज हम लोग ये बात करेंगे फिर इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी क्या है। तो जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, थॉट है,
आपके थॉट्स, इकोनॉमिस्ट के थॉट्स हैं, अर्थशास्त्रियों की अवधारणा है, अर्थशास्त्री जो बात कह के गए हैं, यानी मार्शल क्या कह के गए हैं, एडम स्मिथ क्या कहकर गए हैं, कीन्स ने क्या बातें कही हैं, फिर अर्थशास्त्र है क्या? स्टडी ऑफ मीन्स, साधनों का अध्ययन। और जब आप अच्छा अर्थशास्त्र समझ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स समझने में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, तो आज हम बता दें आपको कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में कई सारे सेगमेंट आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, मैक्रो आता है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, फिर मॉनेटरी आता है। मॉनेटरी भी अपने आप में एक पूरी इकोनॉमिक्स है, आप पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में। मॉनेटरी आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जिसकी चर्चा आजकल खूब हो रही है ना? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तो है, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। और फिर आता है इसका पार्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हमारा सिलेबस क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सिर्फ हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर फोकस करना है, लेकिन हम कैसे फोकस कर पाएंगे जब तक हम इकोनॉमिक्स नहीं जानेंगे। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो जीएस थर्ड पेपर में 250 नंबर का आ रहा है वो क्या है? इंडियन इकोनॉमी है। और जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं 15 से 20 सवाल, वो क्या है? इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। फिर हम अर्थव्यवस्था के सिलेबस की बात करेंगे और किसी एक टॉपिक को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। तो जब हम लोग जाते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र, तो आपने बार बार सुना होगा कि अर्थशास्त्र मतलब उत्पादन, उपभोग, वितरण, उत्पादन, उपभोग, वितरण, यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका अध्ययन और फिर इनका प्रबंधन, अर्थव्यवस्था यानी प्रोडक्शन कितना, उपभोग किसके लिए और वितरण कैसे करेंगे, तो आप सिंपल कहिए कि जब हम उत्पादन के साधनों का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र है। और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? अब देखिए, क्लास 9th की एनसीईआरटी लोग कहते हैं पढ़िए इकोनॉमी की, 10th की भी कहते हैं पढ़िए, 11th की भी कहते हैं पढ़िए, 12th की मना कर देते हैं। तो 12th की क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि क्लास 12th की एनसीईआरटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना? मैक्रो है, वो मना कर देते हैं, जबकि 12th की ही सही माने में इकोनॉमिक्स पढ़ी जानी चाहिए। तो जब आप 12th की अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इकोनॉमी पर चले जाएंगे। पिछले साल का पेपर देख लीजिए 2025 का, बहुत सारे राष्ट्रीय आय के ऐसे सवाल थे जो समष्टि अर्थशास्त्र से थे। या 2026 का सवाल देख लीजिए, लोगों को हवा नहीं लगी है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप गहनता से नहीं जा रहे हैं उसमें। देखो एक बात तो समझ में आ गई कि यूपीएससी में शैलो नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपको डीप नॉलेज चाहिए। अब वो कहानी भी खत्म हो रही है कि अरे यूपीएससी नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रही है, अब नॉलेज का टेस्ट।
कर रही है, आप कितना जा करके चीजों को समझ रहे हैं। तो जब हम लोग अर्थशास्त्र की बात करेंगे, जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो क्लास 12th NCERT से होगी, याद रखिएगा, क्लास 12th की NCERT, यानी माइक्रो और मैक्रो। हम क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात करेंगे। तो हमने कहा कि उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधनों का अध्ययन, उत्पादन के साधनों का अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र है। आपको एक नई परिभाषा सुनने को मिल रही है, लेकिन आप सीखेंगे। यानी आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दैट इज इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब सवाल ये है कि ये प्रोडक्शन मीन्स हैं कौन कौन से, कौन कौन से प्रोडक्शन मीन्स हैं? तो आप कहते हैं भाई हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमशीलता, ये 5 हैं उत्पादन के साधन। और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमें उत्पादन के इन 5 साधनों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और जब हम इन 5 उत्पादन के साधनों का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें हासिल क्या होता है? लैंड से हमें रेंट हासिल होता है, लगान। लेबर से हमें मजदूरी हासिल होती है, वेजेस। कैपिटल से हमें इंटरेस्ट हासिल होता है, ब्याज। और संगठन से हमें सैलरी मिलती है। और उद्यमशीलता से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। मतलब ये है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके बाप दादा, आपके एंसेस्टर्स आपके पास छोड़ के गए हैं भूमि। अगर भूमि छोड़ के गए हैं तो आप उस पर लगान प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या लगता है, दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, तमाम जगहों पर लोगों के पास लैंड थी, उसको बनवा दिया, अब आज उसका किराया खा रहे हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में 2 तरीके के लोग हैं। एक वे बेरोजगार हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, खाने पीने के कोई लाले नहीं पड़े हैं, कंगाल नहीं है, बेरोजगार तो हैं। एक वे बेरोजगार हैं जिनके पास रोजगार अगर नहीं है तो खाने पीने की कंगाली हो जाएगी। तो आप कौन सा बेरोजगार होना चाहेंगे? जिनको खाने पीने के लाले पड़े हैं वे वाले, या जो संपत्ति पर बेरोजगारी है वो वाले? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लैंड है तो वो भी प्रोडक्शन का एक साधन है। आप उससे लगान प्राप्त कर सकते हैं। आप लैंड है तो खेती कर सकते हैं, लैंड है तो बिल्डिंग बनवा सकते हैं, अपार्टमेंट बनवा सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर लैंड है तो आप रेंट, अगर आपके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, आप कोई संगठन नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके पास लेबर है, आप मजदूर बन जाइए, आप श्रमिक बन जाइए तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। लेबर को मिलती है मजदूरी। और अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी का त्याग करिए ना, सैक्रिफाइस ऑफ कैपिटल। कीन्स क्या कहता है? कीन्स कहता है कि अगर हमारे पास तरलता है, हमारे पास कैश है और उस हम पूंजी और तरलता का त्याग करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो आप देखते नहीं है लोग 10 लाख की गाड़ियां निकाल रहे हैं और बारात में चलवा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 10 लाख की गाड़ी चलवा रहे हैं तो उसके बदले में कितना मिलता होगा? 10 लाख तो मिलता नहीं होगा। तो वही जो त्याग कर रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए बैंक में एफडी रख दिया, आपने कहा भाई हमारा एफडी कर दी, तो आपने 10 लाख छोड़ा ना, 10 लाख का त्याग, उसी एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जब आप
अपने पूंजी का, अपने तरलता का, अपनी कैश का, अपनी लिक्विडिटी को सैक्रिफाइस करते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। यानी पूंजी का त्याग आपको, सॉरी, पूंजी का त्याग, हाँ ठीक है, पूंजी का त्याग आपको ब्याज देता है। लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जैसे रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, अंदाड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आप हैं, उसका हिस्सा हैं, तो आप उससे फिक्स इनकम कमा सकते हैं, सैलरी। और अगर आप बहुत साहसी हैं, आप उद्यमी हैं, आप रिस्क लेना जानते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? लाभ। तो हमेशा याद रखिएगा, साहसी को लाभ मिलता है, जो रिस्क लेता है वो गेन प्राप्त करता है। तो वेयर देयर इज रिस्क देयर इज मोर गेन। आईएएस का एग्जाम क्या है? रिस्क ही तो है। आप जानते हैं आपका हो जाएगा, आप नहीं जानते, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं। शेयर मार्केट क्या है? रिस्क ही तो है। और जाहिर सी बात है, जब आप रिस्क लेते हैं तो आपका प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, आपका लाभ अनिश्चित होता है। तो देखिए, ब्याज और लाभ में यही अंतर है। तो देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जब इंटरेस्ट होता है वो निश्चित होता है, और जब लाभ होता है तो अनिश्चित होता है। तो लाभ को हासिल करने वाला हमेशा और हमेशा अनिश्चित है, तो लाभ जो होगा वो निश्चित होगा। तो बहुत से लोग देखिए प्रॉफिट तरफ जाते हैं, रिस्क लेते हैं। आप रिस्क लेंगे नहीं, है कि नहीं? आप रिस्क नहीं लेते, तो रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। वेयर देयर इज मोर रिस्क देयर इज मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, ये बात हो गई। अब सवाल ये है कि हम उत्पादन के साधनों के अध्ययन पर जाते हैं, तो जब हम इन सब का अध्ययन करते हैं तो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, और जब हम इन उत्पादन के साधनों से मिलने वाले प्रतिफलों का अध्ययन करते हैं तो हम जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बाकी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ मनी है। रॉबिन्सन ने कहा अर्थशास्त्र कुछ नहीं, बस मानव व्यवहार का अध्ययन है। यानी अगर आप स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे चले जाइए तो आपको इकोनॉमिक्स पता चल जाएगी। अगर आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप मानव व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे। अगर आप मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो आप अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। और देखिए, हमारे जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक किसी भी विषय का योगदान हो या ना हो, अर्थशास्त्र का योगदान बहुत है। क्योंकि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाती है हमें मांग और पूर्ति। तो मांग का जन्म, तो मांग क्या है ना? तो छोटी छोटी बातों पर फोकस करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, फिर डिमांड का एप्लीकेशन क्या है, ये बता पाएगा? मांग क्या है? आप बता पाएंगे डिमांड क्या है? तो डिमांड, अच्छा, आपके जीवन में इन दो शब्दों का खूब योगदान है ना? आपके जीवन में इन दो शब्दों का खूब योगदान है। डिमांड, मांग। कोई बताएगा व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? आप बताइए, आप बताइए। नहीं बता पा रहे हैं ना? मन में तो आ रहा है, जुबान पर तो आ रहा है ना? तो हम बताते हैं आपको। देखिए, आप जितनी बातें हमसे पूछ सकते हैं क्लास में पूछिए, क्योंकि अगर आपके डाउट नहीं क्लियर हुए तो आपका यहाँ पर आगे पढ़ना बेकार है। आप पूछिए हमसे, जितना पूछ सकते हैं हमसे पूछिए। जितना पूछेंगे उतना आप स्ट्रांग होंगे, और जितना आप चुप बैठेंगे उतना आप दूर हो जाएंगे सिलेक्शन से। और देखिए, मुझको एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने इकोनॉमिक्स इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ाई है अपने जीवन में, कि शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जिसके लिए मुझे सोचना पड़े। और अगर सोचना भी पड़ता है तो फिर कोई बात नहीं, हम सोच करके उसका जवाब देंगे। हालांकि अभी तक 12 साल के करियर में ऐसा हुआ नहीं है कि आपने किसी इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा और हमने उसका जवाब तुरंत ना दिया। आप पूछिए, हम तुरंत जवाब देंगे। बहुत होगा तो हम एक दिन आपसे समय मांग लेंगे, है कि नहीं? और आपके हित के लिए तो सारी चीजें हैं, हम समय मांग लेंगे आपसे। आप हमको समय दे दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मांग का मतलब होता है कि आप कुछ इच्छा कर रहे हैं,
आप कुछ सोच रहे हैं लेने के लिए, और देखिए सोचते तो बहुत कुछ है कि नहीं? आपकी एक इच्छा हो रही है। क्या इच्छा है आपकी? आपकी कुछ इच्छा हो रही है, लेकिन क्या उस इच्छा से बात बन जाएगी? क्या इच्छा, क्या डिजायर डिमांड है? डिजायर डिमांड है? कुछ लोग कहेंगे हाँ डिजायर डिमांड है। नहीं, डिजायर डिमांड नहीं है। जब तक वो डिजायर इफेक्टिव ना हो जाए, यानी प्रभावी इच्छा, जब तक वो डिजायर प्रभावी ना हो जाए, अगर प्रभावी इच्छा नहीं है तो मांग नहीं है, और प्रभावी इच्छा होने से ही काम नहीं चलेगा। प्रभावी इच्छा के साथ साथ उस प्रभावी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। परचेजिंग पावर होना चाहिए, क्रय शक्ति। क्या क्रय शक्ति है आपके पास? क्या क्षमता है? क्रय शक्ति है आपके पास? अगर क्षमता है खरीदने की, तब तो मांग है। अब इच्छा तो हवाई जहाज लेने की है, क्षमता ही नहीं खरीदने की। और क्षमता होने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस क्षमता के साथ क्या उस वस्तु को प्रयोग करने की उत्सुकता भी है हमारे अंदर। तो किसी वस्तु को लेने की प्रभावी इच्छा के साथ साथ उस वस्तु को खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति होना, और उसको लेने के बाद उसके प्रयोग करने की तत्परता, उसके प्रयोग करने की उत्सुकता ही क्या है? मांग है। यह अर्थशास्त्रीय पेंशन की परिभाषा है। तो मांग क्या है? किसी वस्तु को लेने की प्रभावी इच्छा, उसको खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति, और क्रय शक्ति के साथ साथ उस वस्तु को प्रयोग करने की उत्सुकता। अगर है तो मांग है, नहीं है तो मांग नहीं है। अगर ऐसा है तो मांग है। मांग समझ में आया? ये नहीं कि आप कह दें नहीं मांग तो ब्रश की है। अरे ब्रश की क्या मांग भाई? सोने की क्या मांग? मांग एक यूनिवर्सल टर्म है ना। डिमांड इज यूनिवर्सल टर्म। और जब मांग आया तो मांग को पूरा करने वाला कारक आया, जिसे हम पूर्ति कहते हैं। डिमांड है तो डिमांड की सप्लाई है। अब डिमांड कई तरीके की हो सकती है, समझ में आ रही है? तो ये बेसिक इकोनॉमी है, आपको समझना पड़ेगा, शब्दावलियों को जानना पड़ेगा। और जब आप ये शब्द समझेंगे, शब्दावलियां समझेंगे, इकोनॉमी है क्या? एटिमोलॉजी ही तो है। नए नए शब्द, शेयर मार्केट में चलेंगे तो बहुत सारे शब्द आएंगे। स्वीट शेयर आ जाएगा, है ना, एयर बबल्स शेयर आ जाएंगे, हॉट शेयर्स आ जाएंगे, मनी में जाएंगे तो इन्फ्लेशन टर्म आ जाएगा। तो सब पढ़ेंगे इत्मीनान से, आराम से, सब एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सवाल ये है कि फिर मांग कितने प्रकार की हो सकती है, और पहले मांग का नेचर है क्या, मांग का स्वभाव है क्या? तो मांग का स्वभाव की बात करें, अगर हम लोग मांग के स्वभाव की बात करें, तो इस संदर्भ में हम मार्शल की बात करेंगे कि मार्शल क्या कहते हैं। मार्शल कहते हैं किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमतों पर निर्भर करती है ना। एक सामान्य बात है कि अगर हम किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत कैसी है, क्या उसकी कीमत ज्यादा है या उसकी कीमत कम है। कीमत ज्यादा है तो मांग कम हो जाती है, कीमत कम है तो मांग ज्यादा हो जाती है। यानी मार्शल का ये कहना है, मार्शल का नियम ये है कि मांग का नियम कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। अच्छा, ये जो मांग रेखा है, डिमांड लाइन, ये हमेशा नेगेटिव स्लोप की क्यों होती है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। क्योंकि मार्शल कह रहे हैं कीमत बढ़ेगी तो क्यू कम हो जाएगा। यानी पी और क्यू के बीच रिलेशन कैसा है? ऐसा है ना, कीमत बढ़ा क्यू कम हो गया। आप 1/Q कर लीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर क्यू कहीं बढ़ रहा है तो कीमत कम हो रहा है। आप 50 रुपए किलो चीनी खरीदते हैं, 1 किलो, अगर 25 रुपए किलो चीनी हो जाए तो आप 2 किलो खरीदेंगे। सामान्य बात कर रहे हैं।
सामान्य बात यह है कि किसी भी वस्तु या सेवाओं की कीमतों के कम होने पर मांग बढ़ती है, किसी वस्तु या सेवाओं की कीमतों के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। We are just talking about expansion of demand and contraction of demand. Not we are going to discuss right now increment of demand and decrement of demand, right? तो हम यहाँ पर अभी मांग प्रसार और मांग संकुचन की बात कर रहे हैं, हम मांग में वृद्धि और मांग में कमी की बात नहीं कर रहे हैं। तो चार शब्द आ जाते हैं, वो चार शब्द क्या हैं? मांग प्रसार, है ना, मांग संकुचन, मांग वृद्धि, मांग कमी। डिमांड एक्सपेंशन, डिमांड एक्सपेंशन, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड इंक्रीज्ड एंड डिमांड डिक्रीज्ड। ठीक, डिमांड डिक्रीज्ड तो अलग अलग है, मांग प्रसार, मांग संकुचन, मांग वृद्धि और मांग में कमी, यानी मांग कमी हो गया। तो मांग प्रसार कब होगा, मांग संकुचन कब होगा, मांग वृद्धि कब होगा, कोई बताएगा? तो ये अलग अलग सब टर्म हैं, मांग संकुचन, मांग में प्रसार, या मांग में वृद्धि, या मांग में कमी। बताइए। आप बताइए। मांग प्रसार, चलिए एक ग्राफ समझते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कैसे हम इसको मांग प्रसार में जाते हैं, कैसे मांग संकुचन में जाते हैं। ठीक है, देखिए इस ग्राफ के जरिए, और देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्राफ बनाना चाहिए, और शायद जीएस थर्ड पेपर में इसलिए भी नंबर कम आता है क्योंकि बच्चे ग्राफ नहीं बनाते हैं। ग्राफ बनाना चाहिए, ग्राफ नहीं बनाएंगे मार्क्स नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के सवाल में साहित्य लिखेंगे मार्क्स नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स के सवाल में लिटरेचर लिख कर आएंगे मार्क्स नहीं आएगा, ज्योग्राफी के सवाल में मैथ लगा के आएंगे मार्क्स नहीं आएगा। यानी जिस विषय का जो नेचर हो उस विषय से संबंधित गुणवत्ता तो डालनी ही पड़ेगी ना, जिस विषय का जो संबंध है तो डालना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़िए, ग्राफ के साथ पढ़िए। तो आइए ग्राफ बताते हैं आपको। तो जैसे हमने कहा कि मार्शल कहते हैं कि डिमांड लाइन निगेटिव होती है, कीमत P1 पर हमारी मांग Q1 है, जैसे ही कीमत घट गई, कीमत P1 से P2 हो गई, हमारी मांग Q1 से Q2 हो गई, तो बिंदु A से बिंदु B पर हम चले आए। तो बिंदु A से बिंदु B पर हम क्यों आए? इधर मान लीजिए डिमांड, यानी जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, इधर है प्राइस जिसको हम कीमत कहते हैं। तो जब हम बिंदु A से बिंदु B पर आ रहे हैं तो ये मांग में प्रसार है। ये क्या है? मांग में प्रसार है। हम Q1 से Q2 इसलिए गए क्योंकि कीमत कम हो रही है P1 से P2। क्लियर है? हम P1 से P2 जा रहे हैं इसलिए हमारी डिमांड Q1 से Q2 हो रही है। लेकिन जैसे ही हम P2 से P1 चले जाएंगे, हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम, B से A हो जाएगी। ये कहलाएगा मांग में संकुचन। मांग में संकुचन। एक हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक हो गया एक्सपेंशन इन डिमांड।
और दोनों के पीछे का रीजन क्या है? प्राइसेस। प्राइस कम हो रही है तो मांग में प्रसार हो रहा है, प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं तो मांग में संकुचन हो रहा है। ठीक है, यहां तो नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए। तो मांग में संकुचन और मांग में प्रसार दोनों के पीछे कारण क्या है? प्राइसेस का कम होना या ज्यादा होना।